हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर आप सभी को ऑफर दिया गया था। 60% का ह्यूज डिस्काउंट दिया गया था और इस 60% डिस्काउंट को आपको यूज करना था कूपन कोड यूज करके गणेशा। ठीक है, ये गार्निशा कूपन कोड आपको कहां लगाना है? एमजेटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आप सभी वीडियो कोर्सेज में आज के लिए 60% का डिस्काउंट प्राप्त करेंगे, है ना। तो अब शुरू करेंगे हम लोग रिवीजन। ठीक है, कल के करंट अफेयर का 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुरुआत किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना इन्होंने घोषणा किया है। विश्व बांस दिवस मनाया गया 20 सितंबर, 18 सितंबर को मनाया गया। यहाँ पर 20 हो गया है, 18 सितंबर को मनाया गया। इसके अलावा पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और शांति निकेतन को 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आज 42वें के बारे में हम लोग बात करेंगे, 42वां भी आ चुका है। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा अभी हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर जो है उसका नाम बदल करके कैप्टन शहीद तुषार महाजन जी के नाम पर रख दिया गया है। हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के सीएम हैं, इन्हें सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। और अभी हाल ही में डेविस कप से प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया है रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में, है ना। देखो, आज आप लोगों के लिए ना थोड़ा चेंजेस किया गया है। इसके लिए मुझे अतिरिक्त 40,000 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मूथ अब राइटिंग देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। हाल ही में किसे भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थापित किया गया है दोस्तों, किसे? होयसल मंदिर को। होयसल मंदिर जो है ये दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। मंदिर का एक समूह है, कई मंदिरों का समूह है होयसल मंदिर। होयसाल कहते हैं कोई होयसला कहते हैं, कोई होयसल कहते हैं। तो आप समझिए रहेगा, स्पेलिंग यही है इसका। ठीक है, तो इसको 42वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भारत का चुना गया है। अभी मैंने कल बताया था आपको कि 41वें के रूप में किसे चुना गया? शांति निकेतन को। शांति निकेतन कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा धौलावीरा जो है ये 40वें के रूप में घोषित किया गया था। और वही रामप्पा मंदिर जो है ये 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था। ये दोनों जो हैं ये 2021 में बने हुए थे और ये दोनों जो है ये 2023 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है ये घोषित किए गए हैं। क्लियर है ना। तो यहां पर देखिएगा आर्टिकल है होयसला टेम्पल्स इन कर्नाटका नाउ इंडियाज 42nd यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पीएम मोदी सेज मोर प्राइड। तो देखो, अभी बहुत सारे जो है ना हम लोगों ने अस्थायी सूची में डाल रखे हैं, नाम भेजे हुए हैं रिकमेंड के लिए। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिल रही है। अभी 36 ऐसे और साइट्स हैं इंडिया में जिनके लिए रिकमेंडेशन भेजी गई है कि आपको इन्हें अस्थायी सूची में डाल देना चाहिए। ऐसे ही अस्थायी सूची में या कहें नॉन परमानेंट सूची में ये भी पड़ा हुआ था 2014 से ही। ये सेक्रेड एम्बलेंस ऑफ द होयसला नाम से ये शामिल था वहां पर, और अब इसे परमानेंट कर दिया गया है। मैंने आपको बताया ना कि अभी 45वीं बैठक हुई थी सऊदी अरब में, 45वां सत्र हुआ था, उसी में इसे शामिल किया गया। तो पहले दिन, एक दिन में तो शांति निकेतन को शामिल किया गया। अगले दिन और एक न्यूज आई कि एक और खुशखबरी है भारत के लिए, भारत का एक और धरोहर यूनेस्को की विश्व विरासत साइट में शामिल हो गया है। दोस्तों, अगर होयसला मंदिर की बात करें तो ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों का समूह है और ये कर्नाटक में पड़ते हैं। कर्नाटक में बेलूर, हैलीबीड और सोमनाथपुरा में ये स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि होयसला वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो होयसला वंश 11वीं से 14वीं शताब्दी तक चला था और बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में इसका दबदबा रहा करता था, मतलब काफी बड़ा ये राजवंश था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में कुछ चीजें जानेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि इन 42 में किस प्रकार से डिवीजन किया गया है? यानी इन 42 में से जो 42 हैं ये भारत में एक्चुअली में 3 प्रकार से हैं। 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, कर सकते हैं, या कहें 3 प्रकार के धरोहर शामिल हैं। कुछ तो हैं जो जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, कुछ जो हैं जो सांस्कृतिक हैं यानी कल्चरल हैं। कुछ तो हैं प्राकृतिक,
ऐसे कुछ और धरोहर हैं जो मिक्स हैं यानी कि मिश्रित में एक ही है केवल और केवल, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसे आप याद रखिएगा, कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क में पड़ता है सिक्किम में, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। और संख्या 7 है, पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है। सांस्कृतिक में बात करें तो इसकी संख्या पहले 32 थी, अब पहुंच चुकी है ये संख्या 34, ठीक है ना, ये बात याद रहेगी। तो इस प्रकार से 42 हुआ। और मैंने कल की ही वीडियो में आपको बताया था कि अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल, ये चार को सबसे पहले 1983 में ऐड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। चलो, अब यूनेस्को आया है तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं जानकारी। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1944-45 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस पड़ता है आपका फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या बदल करके रखने की घोषणा की है? तो देखो, पीएम मोदी जी ने मतलब एक सजेशन दिया पहले कि पुराने संसद भवन को अब से हम लोग संविधान सदन के रूप में जाने तो ज्यादा अच्छा होगा। संविधान सदन के रूप में क्यों कहे? देखो, एक्चुअली में संविधान, इसका संसद भवन का नाम बदलने का पूरा पूरा कह सकते हैं पावर इनके पास नहीं है। तो लोकसभा के स्पीकर को इन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर मेरे हिसाब से संविधान सदन इसका नाम कर दिया जाए, जो पुराना वाला संसद भवन है, तो फिर सही रहेगा, ठीक है ना। मतलब देखो, हुआ क्या कि नया वाला संसद भवन जो है उसमें अब शुरू हो चुका है सत्र, एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इस विशेष सत्र में ये लोग नए वाले संसद भवन में पहुंच चुके हैं और वहां पर अब बिल्कुल वैसे ही प्रक्रिया चल रही है जैसे पुराने में चलती थी। तो अब पुराने वाले का सवाल उठता है कि पुराना वाला संसद भवन का क्या किया जाएगा? तो पुराने वाले संसद भवन को म्यूजियम के रूप में रखा जाएगा। साथ ही साथ में तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उसे हम लोग, अगर हम लोग संविधान सदन के रूप में जाने तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि वो जो सदन है, ये जो पीछे वाला जो सदन है आपको दिख रहा है पुराना संसद भवन, ये नया वाला है, पीछे पुराना वाला है, ये वो सदन है जहां पर हमारी आजादी के बाद से जो भारत के जितने भी महान प्रधानमंत्री हुए, शुरुआत से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद फिर राजीव गांधी, बहुत सारे जो भी आए, ठीक है, जितने भी महान जो लीडर आए, जो भी प्रधानमंत्री आए, बहुत बड़े बड़े नेता आए, ये सभी लोग जो हैं एक ही सदन में बैठा करते थे। इसकी विरासत को हम लोग को रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। इसीलिए इसे संविधान सदन कहा जाए, क्योंकि संविधान का निर्माण भी तो यही हुआ, समझ लो एक प्रकार से। संविधान जो आज का संविधान दिख रहा है, इसमें 106 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो समझ लो कि जब संविधान बना उसके बाद से 106 संविधान संशोधन ये सब इसमें किए गए। तो इसीलिए क्या है ये, समझ लो संविधान सदन है ये, ठीक है। तो इसलिए संविधान सदन के रूप में अब जाना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओम बिरला जी ने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और इसके नाम को बदलने की घोषणा कर दी है। ओके, तो नया संसद भवन अगर बात करें तो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत टाटा ग्रुप ने बनाया था। ये तो आपको पता होगा, 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई थी। और ये त्रिभुजाकार में है नया वाला, और ये पिछला वाला जो है ये गोलाकार में। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारी, इस पर मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, नए वाले संसद भवन में ना क्षमता जो है ये 888 लोकसभा में बैठने वालों के लिए है। लोकसभा में जो क्षमता है वो 888 सांसदों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, उड़ान भवन का उद्घाटन दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, सिंधिया इनॉग्रेट्स उड़ान भवन इन दिल्ली, सफदरगंज एयरपोर्ट के पास में। ये उड़ान भवन क्या करेगा? उड़ान भवन दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आएगा, और इसके तहत जो आने वाली विभिन्न प्रकार के जो अथॉरिटीज हैं, जो भी एयर एविएशन अथॉरिटी हैं, उन सबको कंट्रोल करने का, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा, जिससे एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ सकेगी। तो उनको रेगुलेट करने का काम ये करेगा। कौन सा भवन? उड़ान भवन, ठीक है। तो विमानन निरीक्षण का भी एक केंद्र के रूप में काम करेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। अगला,
किस सेवा के द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग जो है ये अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन सजग किया। क्यों किया? देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने चैलेंज रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आसपास के जो पड़ोसी देश के मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के चक्कर में आ जाते हैं अपने टेरिटरी में। कभी कभी यहाँ वाले चले जाते हैं दूसरे में। तो इन सबको पकड़ना, और अगर कोई अवैध रूप से आ रहा है, आपको पता होगा जो ताजमहल पर अटैक हुआ था, 26/11 हमला हुआ था, उसमें समुद्र के मार्ग से ही लोग अवैध रूप से घुस आए थे आतंकवादी पाकिस्तान से। तो ऐसी अवैध एक्टिविटी ना हो पाए इसके लिए ऑपरेशन सजग नाम से एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल आयोजित की गई है। ये एक अभ्यास है, ठीक है ना। तो इसमें तस्करी को पकड़ना, मछली जो अवैध रूप से पकड़ने आते मछुआरे उनको पकड़ना, जांच पड़ताल करना, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, यही सब काम होगा। तो ये कहां पर हुआ? पश्चिमी तट पर। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करें तो 1978 में यह स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं राकेश पाल। ध्यान रखना, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है एस परमेश। बहुत लोग गलती से एडिशनल महानिदेशक को ये महानिदेशक समझ बैठते हैं और गलती कर देते हैं। दोनों रहेगा ऑप्शन में। महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल है। और अगर एडिशनल डायरेक्टर पूछा जाए तब आप बताएंगे एस परमेश हैं। क्लियर है ना? चलिए, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर कोई शिप होगा, भाई इसका भी शिप होता है, तो इसका अगर शिप होगा तो उसे कहेंगे आईसीजीएस, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का ये शिप है। और अगर कोई नेवी का शिप होगा, इंडियन नेवी का, तो उसके सामने लिखा होगा आईएनएस, ठीक है ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप के सामने ये लिखा रहेगा और नेवी के शिप के सामने ये लिखा रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भी भारत के आती है रक्षा मंत्रालय के तहत ही। अगला, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो देखो, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है किसने? इसको जीत लिया कार्लोस सैंज ने। कार्लोस सैंज ने ना, आखिरकार इनका जो जीत का लगातार चल रहा था लय, 10 रेस लगातार जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन, लगातार 10 रेस इस सीजन में लगातार जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन। इनके लय को ये तोड़ दिए हैं कार्लोस सैंज। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि 10 ये जीते थे, उसके बाद फिर 2 वो जीते थे सर्जियो पेरेज, दोनों ही रेडबुल के थे। बताया था ना आपको, रेडबुल के दोनों थे। तो यानी कि अभी तक जितनी भी रेस हुई थी इस सीजन में, सब के सब रेडबुल की टीम को ही गया था। लेकिन अब ये लय इनका टूट गया है और कार्लोस सैंज जो कि ये फरारी कंपनी से हैं, फरारी से हैं, और इन्होंने जीत लिया है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाओगे कार्लोस सैंज क्लेम सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टू एंड वर्स्टैपेन विनिंग F1 रन। लगातार वो जीतते चले जा रहे थे। अच्छा, अब आपको याद क्या करना है, कैसे करना है। एक चीज, कार्लोस सैंज पूछा जाएगा किस टीम से हैं, तो आप बताइएगा फेरारी के हैं, यानी कि फेरारी की सवारी करते हैं, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। ये अभी तक जितनी रेस हुई सबको ये जीते हैं, सिर्फ 3 रेस छोड़ करके, जिनमें से 2 रेस अजरबैजान ग्रां प्री और सऊदी अरब ग्रां प्री, इसको जीता है इन्हीं के ही टीम के मेंबर सार्जियो पेरेज ने, ठीक है। किसके? मैक्स वर्स्टैपेन के ही, रेडबुल के ही। और अभी कार्लोस सैंज ने सिंगापुर जीत लिया। तो ये केवल 3 को आपको हटाना है, बाकी सबका आपको यही याद रखना है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिस्ट भी मैं आपके सामने रिसेंट की कुछ दे दिया हूं, अब सब तो नहीं आ सकती लिस्ट में। रिसेंट का आप देख सकते हो, मैक्स वर्स्टैपेन लगातार जीतते जा रहे थे, सार्जियो पेरेज ये 2 रेस जीते हुए थे। क्लियर है ना? आगे, नोएडा में आयोजित हो रहे मोटो जीपी भारत रेस का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो देखो, मोटो जीपी भारत रेस अभी आयोजित होने जा रहा है। कहां पर? ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है और इसमें टाइटल स्पॉन्सर बन गया है कौन? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ये टाइटल स्पॉन्सर होगा मोटो जीपी का। भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन हो रहा है, इसका नाम है मोटो जीपी भारत। याद रखना, मोटो जीपी भारत नाम है पूरा पूरा। अच्छा, कुछ और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे टाटा जो है ये किसका आईपीएल किसका टाइटल स्पॉन्सर है? ये आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है और डब्ल्यूपीएल का स्पॉन्सर है, ठीक है ना। विमेंस प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये बीसीसीआई ने घरेलू मैचों के लिए बनाया। बीसीसीआई ने घरेलू मैचों के लिए बनाया है, ठीक है ना।
अपना इनको टाइटल स्पॉन्सर। महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर आपको याद हो आईसीसी ने साझेदारी करके बनाया है, आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए बनाया है साझेदारी करके, और इंडियन ऑयल को मोटो जीपी का बनाया गया है टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर तो आप समझ रहे हो ना, टाइटल प्लस स्पॉन्सर, ठीक है। तो मतलब जो टाइटल होता है, जो भी सीरीज होगी, जो भी चीज होगा, टाइटल के सामने अगर स्पॉन्सर का नाम जुड़ जाए तो वो होगा टाइटल स्पॉन्सर। जैसे ये मोटो जीपी भारत रेस है तो यहां कहा जाएगा इंडियन ऑयल मोटो जीपी भारत रेस। जैसे आईपीएल होता है तो आप कहते हो टाटा आईपीएल 2023, ठीक है ना। ऐसा आगे यहाँ पर वही डिटेल्स है, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो हैं, तो 22 से 24 सितंबर के बीच ये आयोजित होगी। भारत में पहली बार आयोजित हो रही है मोटो जीपी रेस भारत, ठीक है ना। अगला एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, गणेश चतुर्थी पर ऑफर आज के लिए बढ़ाया गया है। आपको कूपन कोड यूज करना है गणेशा, आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। 60% का ह्यूज डिस्काउंट है। आप हमारे क्वालिटी कोर्सेज को जाकर के ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर बहुत सारे लोगों ने कल ऑफर का फायदा उठाया, आप लोग भी उठाइए। जीएस सफलता बैच है, यूपी पेट के लिए बैच है, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी के लिए बैच है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए वहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बैच हैं। आप जाकर के एमजेटी ऐप पर चेक कीजिए, सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। एमजेटी ऐप यहाँ पर है, आप देख सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी अगर इशू आए तो आप व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक कीजिएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डायमंड लीग के फाइनल में अपना ही पोल वाल्ट का रिकॉर्ड बनाया तोड़ा? तो दोस्तों पोल वाल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोंडो डुप्लांटिस ने। मोंडो डुप्लांटिस ना, ये एक ऐसा बंदा है, मतलब आप सोचो, इन्होंने 7 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया और 7वीं बार अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब ये हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो। इनके कोई आसपास भी सेकंड वाला नहीं पहुंच रहा है। पोल वाल्ट में मोंडो डुप्लांटिस, इसे कहते हैं कि अपने से कंपटीशन, खुद से कंपटीशन इनका रहता है। 6 बार अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, 7 बार इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं स्वीडन के। तो स्वीडन के मोंडो डुप्लाटिस जो है, डुप्लांटिस, ये चूंकि इनका रिकॉर्ड ही नहीं कोई पहुंच पा रहा है, इसीलिए ये हर चीज जीतते चले जा रहे हैं। तो ये विश्व चैंपियन भी हैं, ओलंपिक में भी ये चैंपियन बने थे। और अभी देखो यहाँ पर अभी जब डायमंड लीग हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने अभी सिल्वर मेडल जीता था, उस डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड जीता, मतलब कि ये टॉप पर रहे। क्लियर है। तो यूजीन में हुआ था। 6.23 मीटर की दूरी तय की है इन्होंने पोल वाल्ट में, ठीक है। पोल वाल्ट आप जानते हो ना, वो जो पोल लेकर के जंप लगाना होता है। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपना अस्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया? पेंगुइन रैंडम हाउस, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि मैं अक्सर जब बुक्स बताता हूं तो उसमें पब्लिकेशन भी बताता हूं, उसमें मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता होगा कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने उसको पब्लिश किया हुआ है बुक को। एक्चुअली में ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस कंपनी है। तो दुनिया के सबसे बड़े आज के टाइम पर कॉमर्शियली जो पब्लिश करता है, दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। किसे? निहार मालवीय को। निहार मालवीय ये भारतीय मूल के हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो इनको नियुक्त किया गया है सीईओ के रूप में। निहार मालवीय आपको यहां पर दिख रहे हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ये किसकी जगह पर आए हैं? मार्कस दोहले की जगह पर ये आए हुए हैं। आज के टाइम पर देखो, पहले ये पेंगुइन था, रैंडम हाउस के साथ इसका मर्जर हो गया, और रैंडम हाउस के मर्जर के बाद इसका नाम पेंगुइन रैंडम हाउस पड़ गया, ठीक है। ये मर्जर हुआ था 2013 में। क्लियर। अब यहां पर चूंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो यहां पर मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, भारतीय मूल के सीईओ, भारतीय मूल के जो सीईओ हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिकॉलिंग करा देता हूं। वैसे तो लाइव क्लास में मैं आपको बताया हुआ हूं कई बार, लेकिन फिर से देख लो। गूगल और अल्फाबेट के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए, तब आप बताएंगे सत्या नडेला। और अगर आपसे पूछा जाए आईबीएम के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे अरविंद कृष्णा। एडोबी की ऐसे ही पूछा जाए, एडोबी जिसका फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो, तो इसके हैं शांतनु नारायण। यूट्यूब जो आप यूज करते हो, यूट्यूब के सीईओ भी भारतीय हैं, और ये हैं कौन? नील मोहन। नील मोहन, ठीक है। ऐसे ही आप और किसका, ऐसे ही आप बताओगे किसके? वर्ल्ड बैंक के भी भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा,
ठीक है। ऐसे ही आईएमएफ की जो सेकंड सेकंड मोस्ट जो सबसे टॉप रैंक वाली हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, क्रिस्टिनल जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं, लेकिन गीता गोपीनाथ जो हैं ये सेकंड मोस्ट या कहें उपाध्यक्ष हैं। गीता गोपीनाथ ये भी भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो इतने चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर के कितना किया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स, देखो ये लोग अक्सर चेंज करते रहते हैं, क्वेश्चन हम लोग का बढ़ाते हैं। तो इसने 6.6% का नया अनुमान बताया है। पिछला अनुमान इसका 5.9% का था और अब अपडेट करके इसने 6.6% का एक नया अनुमान बता दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का। ये आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख पाओगे। तो इन्होंने ये नया अनुमान अपना जारी किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और, S&P जो है ये एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ऐसी बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने अपना अपना अनुमान जारी किया है और मैं आपको कई बार रिवाइज भी करा दिया हूं। यहाँ पर मैं पेज छोड़ दूंगा, आप उससे फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, S&P ग्लोबल रेटिंग जो है ये अमेरिकन एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पहले इसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के नाम से जाना जाता था, फिर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया हमारी तरह। जैसे पहले इस चैनल का नाम मिश्रा जी टेक्निकल था, फिर हमने इसको संस्थागत के रूप में कन्वर्ट करने के लिए MJT एजुकेशन कर दिया, है ना? तो ऐसे ही इन्होंने भी किया था। चलिए अगला, हाल ही में पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? काजी फैज ईसा। न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बने हुए हैं। क्लियर? इनको शपथ किसने दिलाई? जो वहां के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनको शपथ दिलाई है पद की। वहां पर, कहां पर? यहाँ इस्लामाबाद में एक है ऐवान ए सद्र, वहीं पर एक समारोह आयोजित हुआ और वहां पर इनको शपथ दिलाई गई। तो ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मैंने आपको आयशा मलिक के बारे में बताया था एक बार, अगर आपको याद हो, आयशा मलिक के बारे में बताया था मैंने। आयशा मलिक भी ये चीफ जस्टिस बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगी ये, लेकिन फर्स्ट महिला होंगी। ठीक है ना? फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगी। लेकिन कब बनेंगी? ये 2030 लग जाएगा इनको बनते बनते। भारत में बीवी नागरत्ना जो है 2027 में बन जाएंगी चीफ जस्टिस, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। ये बनेंगी आयशा मलिक 2030 तक। ठीक है ना? चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आज आपको थोड़ा सा पीपीटी में ब्लर दिख रहा होगा, कल इसका भी निदान कर लिया जाएगा और आपको स्मूथ दिखेगा भी, और अब स्मूथ लिखने में भी मजा आ रहा है तो आपको अच्छा सा विजिबल भी होगा। चलिए, जो लोग कोर्सेज में क्लासेस ले रहे होंगे उनको अब ये दिख रहा होगा नया, तो उनको काफी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ तो मैक्सिमम चीजें लिखी हुई होती हैं, जब सारी चीजें लिख करके पढ़ानी होती है जैसे कोर्स वगैरह में, तो उसमें और अट्रैक्टिव लगता है ये। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आपके लिए ये वाला टाइप शुरू कराया गया है। चलिए, तो चलिए ये आप MJT एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी डाउनलोड कीजिए। शाम वाली जो लाइव क्लास होती है उसको भी आप अटेंड कीजिए। कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू की, इसके तहत कितने प्रकार के कामगार काम आते हैं? तो आप 18 प्रकार के कामगार बताएंगे। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है शांतिलाल जैन वर्तमान में किस बैंक के MD और CEO हैं? क्लियर ना दिख रहा हो मैं बोल दूं, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। इसके अलावा गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी किस रचना के लिए एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे? इनको किस पुस्तक के लिए मिला था, किस रचना के लिए मिला था? आप बताइएगा जरूर। तो ये दोनों क्वेश्चन थे आज के। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। इसकी क्विज और PDF आप MJT ऐप पर बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर सकते हो। क्विज एंड PDF आप बिल्कुल फ्री में जाइए, इसका एक्सेस कीजिए, यहाँ पर पिछले भी दिनों के सभी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।